नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे सक्सेस माइंड्स चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिहार एसएससी इंटर लेवल के हम लोगों ने शुरू करी थी। 8 दिसंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज उसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें 8 क्वेश्चंस लगभग 7 या 8 क्वेश्चन 21 नंबर सवाल तक हम लोगों ने करा दिया था। तो चलिए आज हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिस सेट 19 के नाम से ये वीडियो होगा। आप जरूर इससे पहले 18 के 18 वीडियो जरूर देख रहे होंगे। नहीं देखे हैं तो जाकर वापस पहले उन सबको देखिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है और फिर उनका इस्तेमाल हम लोग और भी आने वाले क्वेश्चन में कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ अपने चैनल सक्सेस माइंड्स में। चलिए आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से 21 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने कर लिया है ना। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिएगा। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 16 है तथा उनके योग का 1/5 भाग 12 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। दो संख्या हमें नहीं पता तो आप ये मान सकते हैं कि x प्लस वाई है। क्या मान सकते हैं? x प्लस वाई है। x प्लस वाई, दो संख्या में नहीं पता तो हम मान लेंगे x प्लस वाई। और इन सॉरी x माइनस वाई, उनका अंतर दे रखा है कितना? 16। देखो लिखा है दो संख्याओं का अंतर, हमें वो संख्या नहीं मालूम तो संख्या को हमने x और y माना है। उनका अंतर कितना दे रखा है? 16 तथा उनके योग का 1/5 भाग। अगर हम इनका योग कर दें, x और y का योग कर दें और उसका 1/5 भाग निकाल लें, 1/5 भाग निकाल लें तो किसके बराबर है? सवाल में लिखा 12 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 5 जाके 12 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? आप कहेंगे सर x प्लस वाई की वैल्यू 5 से जाकर के मल्टीप्लाई होगा, 12 × 60 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये इन्फॉर्मेशन से हमने क्या निकाल लिया? x प्लस वाई इक्वल टू 60 निकाल लिया। अब इनको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। जब कभी दो नंबर को घटाकर उसी दो नंबर को जोड़ करके दो नंबर निकालना हो तो x बराबर क्या होता है? सिखाया था आपको, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड। तो 60 और 16 को जोड़ देंगे, 60 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 78। और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे सर इसको डिवाइड करने पे 35 और एक 36 आ जाएगा। कितना जाएगा सर? आप बोलेंगे सर 60 और 16 को जोड़ लो, 70 और 6 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76। 76 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 76 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा सर? 38। कितना आ जाएगा सर? 38। अब x और y दोनों को जोड़कर 60 आना है। इसमें से x कितना है? 38 है। अगर x 38 है तो y कितना रहा होगा? 60 में से 38 को माइनस कर दो, 60 में से 38 को माइनस कर दो, कितना निकल कर आएगा? 22। कितना निकल कर आएगा? 22। तो आप देखेंगे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त? 22। कितनी हो जाएगी? 22, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोनों संख्या में से आपको छोटी संख्या पूछा था। छोटी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या अगर 38 हो गई, छोटी संख्या 22 होगी। दोनों में बड़ी संख्या 38 है, छोटी संख्या 22 है। आपसे छोटी संख्या पूछा है इसलिए आंसर 22 हो गया। इस सवाल को ऐसे ही बना सकते थे। कैसे सर? कि सर आप ऑप्शन से छोटी संख्या जो भी होगी तो आप ऑप्शन से, तो मान लो ऑप्शन 22 ले लिया हमने, मान लो ऑप्शन 22 ले लिया, ठीक है 22 ले लिया और दो संख्याओं को जोड़ करके दो संख्याओं को जोड़ करके दो संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए था। और दो संख्याओं को जोड़ करके उसका 1/5 भाग निकाल दे तो कितना आ जाएगा सर? 12 आना चाहिए था। तो 16 का अंतर आने के लिए, अभी छोटी संख्या है तो इससे बड़ी संख्या तो 16 ज्यादा होगी। अरे होगी ना। छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या अगर 22 है तो दूसरी जो एक और संख्या है वो तो इससे बड़ी होगी। और दोनों संख्या के बीच में कितना का अंतर है? आप कहेंगे 16 का अंतर है। यानी जो छोटी संख्या 22 है तो इससे बड़ी संख्या 16 ज्यादा होगी। तो 16 जोड़ कितना जाएगा सर? 38। कितना जाएगा सर? 38। सवाल में कहता कि क्या इन दोनों को जोड़ करके और उसका 1/5 भाग निकाल दिया 12 आ जाएगा? अगर आ जाता है तो सवाल जो हमने 22 लिया बिल्कुल सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा सर? 60। और 60 का 1/5 भाग निकाल कर देखो कितना आ रहा है सर? आप बोलेंगे सर 12 आ रहा है। और ऑप्शन में भी, क्वेश्चन में भी क्या दे रखा था? 12 दे रखा था। तो इस तरीके से सवाल भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी सवाल को बना सकते हैं। और एक्स वाई बहुत टफ नहीं था इसलिए एक्स वाई से भी बना सकते हैं। समय हमको बचाना है, हमें रिजिड बिल्कुल नहीं होने की क्या हमें आता है और क्या हमको जो आता है हम वही करेंगे। हम वो करेंगे जो एग्जाम उस तरीके को अपनाएंगे, चाहे वो एक्स वाई का तरीका हो चाहे वो कोई भी तरीका हो जो हमें क्वेश्चंस को जल्दी बना कर दे। समझ गए दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखता है? एक दुकानदार 1600 रुपए में
20% की हानि पर एक साइकिल बेचता है। एक दुकानदार 1600 रुपए में साइकिल को बेचता है और उसको 20% की हानि हो गई, इसका ये मतलब था। कैसे पढ़ा? एक दुकानदार एक साइकिल को बेचता है, कितना में बेचता है? 1600 रुपए में बेचता है, और 1600 रुपए में बेचने पर उसे क्या हो गई? 20% की हानि हो गई। दुनिया का हर चीज या तो एक है या तो 100% है। दुनिया का हर चीज या तो 100% है या तो एक है। इसका मतलब सर, अगर उसने साइकिल को खरीदा था, तो 100% में खरीदा होगा, और बेचने पे उसको 20% की हानि हो गई, इसका मतलब वो 80% में उस सामान को बेचा, और जो 80% में बेचा उसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 1600 दे रखी है दोस्त मेरे। ठीक है, आगे सवाल में क्या लिखा है? वह साइकिल किस मूल्य पर बेची जाए कि उस पर 15% का लाभ प्राप्त हो। अगर लाभ प्राप्त होना है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि प्राप्त करना है तो 100 में घटाएंगे। जैसे कि यहाँ हमने 100 में 20 को घटाया क्योंकि हमें हानि हुई थी। अब हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें लाभ चाहिए, कितने का? 15% का। तो हम 100 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्त? 115% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 115% हो जाएगा। सर 80% को हमने 1600 बनाया है, कितना गुना करके सर? 20 गुना करके। तो बस 115% में भी हम कितना गुना कर देंगे? 20 गुना कर देंगे। 115 गुना 2 करेंगे तो 230 हो जाएगा सर, और एक जीरो चिपका देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 2300, जो कि क्वेश्चन का आंसर। समझ गए मेरे भाई? तो इस तरीके से सवालों को आपको बनाना है। पहली बात, आपको 15% का, आपको विदाउट पेन पेपर सवाल, ऐसे भी तो विदाउट पेन पेपर सवाल सॉल्व हो रहा है। अगर आपको सवाल को और अच्छे से बनाना था तो आपको देखना था कि 15% का लाभ चाहिए। 100 में जोड़ने का मतलब होता है 115। 15% का लाभ चाहिए तो हम 100 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 115। 115 का वैल्यू चाहिए। 115 कैसे बनता है? 23 गुना 5 करके। यानी ऑप्शन वो होगा जो 5 से कटे या 23 से कटे। 5 से भी कटे, 23 से भी कटे। 5 से तो सब कटेगा, देखो 5 से तो सब कटेगा, लेकिन 23 से एक ही ऑप्शन कटेगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए था कि अगर सवाल में 115% की वैल्यू पूछा है तो 115 का गुना ही उसका आंसर होगा। 115 कैसे बनता है? 23 गुना 5 से। 5 तो सबका, सबसे सब 5 से कट जाएगा। 23 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है 2300, और बाकी कोई ऑप्शन नहीं कटेगा, तो आंसर बी होगा। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे? तो आपको इस तरीके के अप्रोच भी लगाने आने चाहिए। ये तो आना ही चाहिए, लेकिन आप इसको भी ट्राई करेंगे, ये इससे जल्दी बनेगा। आपको सवाल जल्दी बनाना है एग्जाम में, आपको सवाल जल्दी बनाना है, चाहे वो तरीके कोई भी हो। समझ पा रहे हो आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 22 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। खुद 22 होगा, खुद 22 होगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमेशा वही आंसर होता है। देखिए आप क्या समझेंगे, इस बात को समझेंगे। आपसे सवाल में बोला है, 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 क्या बोला है कि सर सवाल में ये बोला है कि 5 क्रमागत सम संख्या है। 5 क्रमागत सम संख्या है। 5 क्रमागत सम संख्या, जरूर दोस्त। 5 क्रमागत सम संख्या और औसत को होता है, अगर कोई संख्या क्रमागत रूप से है तो बीच वाला नंबर हमेशा औसत होगा। 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 इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। यानी बीच वाली जो संख्या होगी वो हमेशा औसत होगी, और औसत कितना दे रखा है? 22। अब आपको एक बात क्लियर हो जाएगा कि सर अगर कोई क्रमागत संख्या है, कोई भी टाइप का क्रमागत संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे क्रमागत संख्या हो, औसत हमेशा बीच वाला होगा। ये औसत में हम आपको पढ़ाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। औसत बीच वाली होगी। तो बीच में कितना है? 22 दे रखा है, औसत 22 है। अब क्रमागत सम संख्या है तो 22 के बाद क्रमागत कौन होगा? 24। क्रमागत कौन होगा? 26। आगे बढ़ नहीं सकते। 22 से पहले क्रमागत कौन होगा? सम संख्या 20। 20 से पहले कौन होगा? 18। अब 5 संख्या आपको मिल चुका, 5 संख्या आपको मिल चुका, 18, 20, 22, 23, 22, 24, 26। आपसे तीसरी सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या 18, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 20, उससे बाद उसकी बड़ी संख्या कौन होगी? 22। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? 22, ऑप्शन नंबर। जब भी कभी ऐसा सवाल आपको देखे तो आप औसत ही सबसे तीसरी बड़ी संख्या होगी, अगर 5 संख्याओं की बात करा गया है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है दोस्त? देखिएगा, एक शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी
दूसरे खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेलता है, ठीक है। तो टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे? देखो एक शतरंज है, शतरंज की अगर हम बात कर लें, शतरंज की अगर हम बात कर लें तो शतरंज के इस साइड में एक आदमी बैठा होगा, है ना, एक आदमी जो है, एक आदमी जो है इस साइड में बैठा होगा, है ना, और एक आदमी इस साइड में बैठा होगा और दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख के क्या खेल रहा होगा? शतरंज खेल रहा होगा। क्या खेल रहा होगा? शतरंज खेल रहा होगा। सर एक आदमी एक आदमी एक आदमी एक आदमी दूसरे आदमी से एक ही मैच खेल सकता है, यानी सर एक आदमी जो है वो लिखा हुआ है 8 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ केवल एक बार मैच खेलता है। तो 8 आदमी में से अगर एक आदमी निकाल दिया जाए तो वो एक आदमी अन्य 7 आदमी से खेलेगा। उसी प्रकार 8 को हम 7 से खिलाएंगे, यानी 8 गुना 7 कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा सर? 56 मैच खेला होगा। टोटल कितने मैच खेले होंगे? 56 मैच खेले होंगे। अरे भाई 8 में से एक खिलाड़ी जो है अन्य 7 खिलाड़ी से खेलेगा, उसी प्रकार दूसरा खिलाड़ी भी अन्य 7 से खेलेगा, तीसरा खिलाड़ी भी अन्य 7 से खेलेगा, चौथी खिलाड़ी भी यानी 8 का 8 व्यक्ति अन्य 7 से खेलेगा। तो 8 7 कितना हो गया? 56। लेकिन चेस में तो वो अकेले बैठा नहीं होगा, चेस खेलने के लिए बैठा है तो अकेले तो खेलेगा नहीं, चेस खेलने के लिए 2 आदमी चाहिए। अब 56 मैच को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक मैच खेलने के लिए 2 आदमी चाहिए, तो टोटल मैच कितने खेल पा रहा होगा? 28, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त? शतरंज के खेल में हमेशा 2 व्यक्ति ही आपस में एक दूसरे से खेलेंगे। 56 को आधा कर दिए क्योंकि एक बार शतरंज खेलने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, तो एक मैच खेलने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, तो 56 मैच को हम 28 मैच में बदल दें। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 26। यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, देखिए 2 व्यक्ति हैं, राम है और राधा है, राम है और राधा है। सवाल में लिखा है कि राम जो है कि इनकम, उसकी जो आय है, इनकम जो है वो 20% अधिक है, किससे? राधा से। अगर हम राधा, क्योंकि हर एक आदमी या तो 100% कमाता है, चाहे वो 7,000 कमा रहा, चाहे 7 करोड़ कमा रहा, चाहे 7 लाख कमा रहा, चाहे 70 लाख कमा रहा है, परसेंट में सब एक दूसरे के बराबर है। अगर राधा का इनकम नहीं पता कितना है तो हमने मान लिया 100% है, और ये राम जो है वो 20% क्या करता है? अधिक कमाता है। इसका मतलब ये 120% कमाता है। बोलो हाँ ना? ठीक है सर। क्या आप इसको रेशियो में बदल के 120 और 100 को 6:5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, काट दिए 20 से, है ना। अब सवाल में क्या आपसे लिखा है? सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में पूछा है राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? राधा की आय 5 यूनिट है, राम की आय 6 यूनिट है। राधा कम कमाती है, कितनी कम कमाती है? 1 यूनिट कम कमाती है। किससे कम कमाती है? राम से। राम कितना कमाता है? 6। 1/6, 1/6 को 100 से गुना करने पे 16/2/3%, 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 का प्रतिशत वैल्यू 16/2/3% होता है प्यारे बच्चे, यह आपको याद होना चाहिए। 16/2/3%। समझ गए दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 26। ये आपको ना परसेंटेज में हर एक परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, हर एक फ्रैक्शन की परसेंट वैल्यू आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, टिप पे होनी चाहिए दोस्त, टिप पे होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्त? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि 4 गुनी हो जाएगी? साधारण ब्याज पर। देखिए एक सबसे अच्छा फॉर्मूला पे सवाल बनता है। सवाल को बनाने के लिए एक फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा, n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इक्वल टू t1 अपॉन t2। इसकी वैल्यू t1 अपॉन t2 के बराबर भी होती है, इसकी वैल्यू r1 अपॉन r2 के बराबर भी होती है, और ये दोनों ही बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब ये दोनों ही बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब सवाल ये है कि इसका रिलेशन अगर टाइम के साथ दे रखा है या टाइम पूछ रखा है तो हम इसको इससे रिलेट करेंगे, और अगर इसका रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दे रखा है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सवाल पढ़िएगा, एक धनराशि साधारण, लेकिन ये ओनली फॉर एसआई है बेटा, ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर एसआई। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में लागू होगा, इसको सीआई में कतई लागू मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब इस बात का ध्यान रखेंगे तो देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे।
एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। एन क्या है बेटा? एन होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एन होगा नंबर ऑफ टाइम्स। एन होगा नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 8 गुनी, तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या? देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष का समय लेता है और दोगुनी हो जाता है। कितने वर्षों में, यानी टाइम आपसे पूछ रहा है, 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ टाइम्स को इसने समय से रिलेट किया। समय पूछ रहा है तो समय से रिलेट किया। तो हम यहाँ फॉर्मूला में क्या लिख देंगे, n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इक्वल टू t1 अपॉन t2। सपोज करो कि अगर इसने टाइम नहीं पूछ करके रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो n1 - 1 अपॉन n2 - 1 को हम R1 अपॉन R2 लिख रहे होते हैं। R1 अपॉन R2 लिख रहे होते हैं। समझ गए? जो पूछेगा, टाइम पूछेगा तो टाइम से रिलेट करेंगे, रेट पूछेगा तो रेट से रिलेट करेंगे। समझ गए दोस्त? हमसे टाइम पूछा है इसलिए हमने इसको टाइम के बराबर रख दिया। n1 पहली बार में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, तो 2 - 1। अच्छा, 2 गुना हो रहा है। हमसे कितना गुना पूछा है? 4 गुना, तो n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 - 1। ये जो 2 गुना हो रहा है वो कितने साल में हो रहा है? 4 साल में। तो टाइम t1 दे रखा है 4 साल, t2 आपसे पूछा है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/t2। सर t2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? आप कहेंगे सर t2 की वैल्यू आ जाएगी 3 गुना 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बच्चे। t1 का मल्टीप्लाई 1 से करने पे t2, और 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12। यानी अगर उसको पैसे 4 गुने चाहिए तो उसके लिए उसको 12 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त? तो इस तरीके से सवालों को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 28। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 28। सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है? 3/4 से बड़ी है और तथा 7/8 से छोटी है। 3/4 का अगर आप डेसिमल वैल्यू देखेंगे तो 0.75 होगा। ऐसी वैल्यू हमको बताना है जो 0.75 से बड़ी हो और 7/8। 7/8 की अगर हम बात करेंगे डेसिमल में तो 8 64, यानी 0.8 होगा। 0.8 होगा, यानी 0.7 और 0.8। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 6 बचेगा। 6 का मतलब पॉइंट में 0, 8 7 56, 8 7 56, यानी 0.87 से छोटा होना चाहिए और 0.75 से बड़ा होना चाहिए। आपसे वो वैल्यू आपसे पूछा, सर ये वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। ये वैल्यू जो भी होगी वो 0.7 से बड़ी, 0.8 से छोटी होगी। सर अगर हम 9/4 को बैठाते हैं, 9/4 को बैठाते हैं, 9/4 को बैठाते हैं तो 4 दूना 8, ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी। यहाँ तो वैल्यू हमसे 0.7 और 0.8 के बीच में पूछ रहा है, ये वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। सर 1/8 का क्या मतलब होता है? 1/8 का मतलब ये भी नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा सर? सर इसका वैल्यू हो जाएगा 0.8 एकम 8। 0 पॉइंट लगाते 10 बन जाएगा, 8 एकम 8 0.1 आ रहा है। अभी तो वैल्यू वो चाहिए जो 0.7 और 0.8 के बीच में हो, तो ये भी आंसर नहीं। 11/5, सर इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी। 5 दूना 10, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। हमें वैल्यू 0.7 और 0.8 के बीच में चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है 4/5, जिसकी वैल्यू होती है 0.8, एग्जैक्टली 0.8। 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा? सर पॉइंट लगाते ही बन जाएगा ये 40 और 5 8 40, 0.8। 0.8, 0.75 और 0.87 के बीच में होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा? 4/5, ऑप्शन नंबर डी। ऐसी चीजों को आपको देखना होगा। ठीक है दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। कुल मिला के 28 सवाल थे, लेकिन नंबरिंग 20 छूट के 21 हो गया ना। तो वो 20 को छोड़कर अगर 21 हो गया तो नंबर 28 से नंबर 29 हो गया है ना। तो कुल मिला के 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक दुकानदार 2 रुपए में 4 पेंसिल खरीदता है और 3 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है। दुकानदार का लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको बताया था जब कभी भी प्राइस और आर्टिकल की बात होगी तो सीपी हमेशा प्राइस अपॉन आर्टिकल होगा, ये हमने आपको बता रखा है। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। पैटर्न जो है ना, हमेशा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। जब मेरे भाई इसका रिपीट हो रहा है, जब ये रिपीट हो रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि चीज़ें कैसे बनाई गई हैं, पहले कैसे बनाएंगे, उन सब चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सीपी हमेशा क्या होगा? प्राइस अपॉन आर्टिकल होगा, प्राइस अपॉन आर्टिकल। देखिए एक तरफ हम लिख देंगे आर्टिकल और एक तरफ लिख देंगे हम प्राइस। क्या लिख देंगे? प्राइस। तो शॉर्टकट करने का तरीका क्या है सुनिए, इसको शॉर्टकट करने का तरीका क्या है सुनिए। आर्टिकल और प्राइस, हम 4 पेंसिल खरीदते हैं और देते कितना है? 3 रुपए।
यानी हम 4 पेंसिल 4 आर्टिकल, आर्टिकल मतलब पेंसिल, पेंसिल एक आर्टिकल है, 4 पेंसिल हमने खरीदा 3 रुपए में, 3 रुपए में, कितने रुपए में, 3 रुपए में खरीदा। ये सीपी है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है ये, सीपी है। ये क्या है, सीपी है। ये क्या है, सीपी है। दुकानदार उस पेंसिल को लाया, दुकानदार का लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए, और लिखा ये है, नहीं नहीं नहीं, देखिए सवाल हमने ढंग से नहीं पढ़ा। एक दुकानदार 2 रुपए में 4 पेंसिलें खरीदता है, एक दुकानदार 2 रुपए में, 2 रुपए में 4 पेंसिलें खरीदता है, 2 रुपए में 4 पेंसिलें खरीदता है, 2 रुपए में 4 पेंसिलें खरीदता है ना। 2 रुपए उसने दिया और 2 रुपए दे करके उसने 4 पेंसिल खरीद कर लाया, और कहता है 3 रुपए में वो 8 पेंसिल बेचता है। 3 रुपए लेता है, 3 रुपए लेता है और 8 पेंसिल बेचता है। 3 रुपए देता है और 8 पेंसिल बेचता है, 3 रुपए देता है और 8 पेंसिल बेचता है। कभी भी प्रॉफिट और लॉस पता नहीं कर सकते हैं अगर आर्टिकल सेम ना हो। कभी भी प्रॉफिट और लॉस हम पता नहीं कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ आर्टिकल सेम। यहाँ नंबर ऑफ 4 को खरीद करके 8 को बेच रहा है, कैसे संभव है। और 4 को खरीद करके 4 को बेचेगा तब उसको पता लगेगा कि 4 को उसने खरीदा कितना में, 4 को उसने बेचा कितना में। अगर 4 को उसने जितना में खरीदा उससे कम में बेचेगा तो वो लॉस हो जाएगा, ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल शुड बी सेम। तो यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल सेम नहीं है, हम नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम कराएंगे। कोई दो नंबर को सेम कराने के लिए 4 और 8 को सेम करने के लिए 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना बन जाएगा सर, 8 बन जाएगा। यानी हम 8 बनाएंगे। ये तो पहले से कितना है, 8 है, ये तो पहले से 8 है, इसको 8 बनाएंगे। जैसे ही 8 बनाएंगे तो 8 बनाने के लिए हम इसमें 2 का गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 का गुना करेंगे। तो हम 2 का गुना इसमें भी करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, 2 गुना 4, 8 पेंसिल हम खरीदे, 2 गुना 2 4 रुपए में, 2 गुना 2 4 रुपए में, और वही 8 पेंसिल हम बेचे कितने रुपए में, 3 रुपए में। अगर कोई चीज हम 4 रुपए में खरीद करके 3 रुपए में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको लॉस होगा। कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है दोस्त, 4, 1/4, और 1/4 को अगर हम 100 से गुना करते परसेंट बनाने के लिए तो वैल्यू आएगा 25%। कितना आएगा दोस्त, 25%। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 25%। इस क्वेश्चन का आंसर 25%। ठीक है, 25% क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1 रुपए का लॉस में बेचा इसलिए हानि होगी, 25% का हानि। लेकिन सर इस सवाल को, अच्छे अच्छे सवाल तो देखो इससे बनाए जाते हैं, मेंस लेवल के सवाल तो देखो इससे बनाए जाते हैं। एसएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस में सवाल तो आप देखेंगे बहुत अच्छे लेवल पर पूछता है। इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे टीचर बताते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर बनाना था ना तो आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर लें। क्या इस्तेमाल कर लें, शॉर्टकट। क्या है, लिखा है 4 पेंसिल, 4 पेंसिल है, कितने रुपए में खरीदता है, 2 रुपए में खरीदता है। चलो ठीक है, 4 पेंसिल 2 रुपए में खरीदता है, और 3 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है। 8 पेंसिल बेचता है कितने रुपए में, 3 रुपए में बेचता है। तो कुछ मत करो, जब भी कभी ऐसा सवाल मिले, जब भी कभी ऐसा सवाल मिले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 की गुना किससे, 2 से, 8 दूना 16। 4 की गुना किससे, 3 से, 4 गुना 3 कितना हो गया, 12। 16 रुपए का सामान 12 रुपए में बेच रहा हूँ, 16 रुपए का सामान 12 रुपए में बेच रहा हूँ, 4 रुपए की हानि हो गई, 4 रुपए की हानि हो गई। 4 रुपए का हानि कितने पे हुआ, 16 रुपए पे हुआ, और गुना कितना हो जाएगा दोस्त, आप बोलेंगे सर 100। 4 से 16 कटेगा 4 बार में, और 4 25 कितना हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। तो 25% क्वेश्चन का आंसर हानि में होगा। समझ गए दोस्त। तो आपको सवाल ऐसे बनाना, अगर सवाल आ जाता है एग्जाम में तो आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई सवाल कुछ घुमा दिया तो आप फंसने के चांसेस होंगे। लाभ पूछ लिया, 14 रुपए का लाभ बताइए, 21 रुपए का लाभ बताइए, तो उस कंडीशन पर फंसने का डर होगा, वहाँ यही काम आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया। चलिए इसी खूबसूरत सवाल के साथ आज की सेवा करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जो 2018 में या 17 में जो भी हुआ है। और मैंने जितनी भी कोशिश की है आपको समझाने की, आई होप आप उसको पसंद कर रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। और आप चीज़ों को देखिए, पेशेंसफुली देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चंस का पैटर्न हर एक एग्जाम में अलग तरीके से पूछ रहा है। आप अगर चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही बनाना है ना। चलिए आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।